स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 जारी करता है? ए. वीडेम, बी. द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, सी. विश्व बैंक, डी. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. वीडेम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024। वीडेम या वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी अपने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 में लोकतंत्र के उदार और चुनावी दोनों पहलुओं को शामिल करता है। वीडेम रिपोर्ट लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स यानी LDI में उनके स्कोर के आधार पर देशों को 4 शासन प्रकारों लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और कंट्रोल्ड ऑटोक्रेसी में वर्गीकृत करती है। इस मामले में भारत 28 अंक के साथ 104वें स्थान पर है तथा पिछली बार की तुलना में यह और भी खराब स्थिति में है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। म्यांमार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बागो योमा रेंज और शान पठार म्यांमार में स्थित हैं। 2. साल्विन और सेफ्टाउंग नदियां म्यांमार में नदी प्रणाली बनाती हैं। 3. म्यांमार भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए. 1, 2 और 3, बी. केवल 1 और 2, सी. केवल 2 और 3 या डी. केवल 1। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बागो योमा रेंज और शान पठार दोनों भौगोलिक रूप से म्यांमार के अंदर स्थित हैं, अतः कथन 1 सही है। म्यांमार में 3 मुख्य नदी प्रणालियां हैं, इरावदी, साल्विन एवं सेफ्टाउंग नदियां। इरावदी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई लगभग 2170 किलोमीटर यानी 1348 मील है, अतः कथन 2 सही है। म्यांमार चीन सीमा की कुल लंबाई 2204 किलोमीटर, म्यांमार थाईलैंड सीमा की कुल लंबाई 2107 किलोमीटर, म्यांमार भारत सीमा की कुल लंबाई 1643 किलोमीटर और म्यांमार लाओस सीमा की कुल लंबाई 238 किलोमीटर है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कश्मीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी हिमालय की जबरवान श्रृंखला में स्थित है। 2. कश्मीर घाटी महान हिमालय और पीर पंजाल श्रृंखला के बीच स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी हिमालय की जबरवान श्रृंखला में स्थित है, अतः कथन 1 सही है। यह वर्ष 1910 से एक संरक्षित क्षेत्र है। इसे वर्ष 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इस पार्क को हंगुल या कश्मीरी हिरण के आवास स्थल के रूप में जाना जाता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जो कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय का निर्माण करती हैं। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी एवं प्रसिद्ध डल झील ग्रेट हिमालय तथा पीर पंजाल श्रृंखला के बीच स्थित है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. हेडलाइन मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था के भीतर कुल मुद्रास्फीति का माप है। 2. कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन में मुद्रास्फीति पर विचार नहीं किया जाता है। 3. RBI की मौद्रिक नीति समिति यानी MPC का लक्ष्य ±2% के बैंड के भीतर 4% मुद्रास्फीति का मध्यम अवधि का लक्ष्य हासिल करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 1 और 2, सी. केवल 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मौद्रिक नीति समिति यानी MPC और मुद्रास्फीति। हेडलाइन मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था के भीतर कुल मुद्रास्फीति की माप है। इसमें भोजन, ईंधन एवं अन्य सभी वस्तुओं की मूल्य वृद्धि शामिल है। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI में व्यक्त मुद्रास्फीति दर हेडलाइन मुद्रास्फीति को दर्शाती है, अतः कथन 1 सही है। कोर मुद्रास्फीति भी एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की सीमा को दर्शाने के लिए किया जाता है, लेकिन कोर मुद्रास्फीति खाद्य और ईंधन में मुद्रास्फीति पर विचार नहीं करती है। यह हेडलाइन मुद्रास्फीति से ली गई एक अवधारणा है, अतः कथन 2 सही है। कोर मुद्रास्फीति बराबर हेडलाइन मुद्रास्फीति माइनस खाद्य एवं ईंधन मुद्रास्फीति। RBI की मौद्रिक नीति समिति यानी MPC ने मुद्रास्फीति को 4% लक्ष्य के साथ संरेखित करने के लिए फरवरी 2024 में रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखकर मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने पर अपना ध्यान केंद्रित रखा है। MPC का लक्ष्य
±2% के बैंड के भीतर 4% मुद्रास्फीति का मध्यम अवधि का लक्ष्य हासिल करना है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, दक्षिण चीन सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 9 डैश लाइन बीजिंग के दावे वाले दक्षिण चीन सागर के जल और द्वीपों को कवर करती है। 2. स्प्रैटली द्वीप समूह, पैरासेल द्वीप समूह, प्रतास, नटूना द्वीप समूह और स्कारबोरो शोल दक्षिण चीन सागर में स्थित है। 3. लुजोन जलडमरू मध्य फिलीपीन सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 2, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दक्षिण चीन सागर 9 डैश लाइन अनिवार्य रूप से बीजिंग के दावे और दक्षिण चीन सागर के जल और द्वीपों को कवर करती है। समुद्र के 90% भाग पर चीन ने दावा किया है, अतः कथन 1 सही है। दक्षिण चीन सागर में प्रमुख द्वीप और चट्टान संरचनाएं स्प्रैटली द्वीप समूह, पैरासेल द्वीप समूह, प्रतास, नटूना द्वीप और स्कारबोरो शोल शामिल है, अतः कथन 2 सही है। दक्षिण चीन सागर ताइवान जलडमरू मध्य द्वारा पूर्वी चीन सागर से और लुजोन जलडमरू मध्य द्वारा फिलीपीन सागर से जुड़ा हुआ है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, बैलेचली पार्क घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बी. सूक्ष्म कृषि, सी. क्लाउड प्रौद्योगिकी, डी. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. कृत्रिम बुद्धिमत्ता। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बैलेचली पार्क घोषणा इंग्लैंड के बैलेचली पार्क में आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 ने सीमांत एआई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मोड़ चिन्हित किया है। फ्रंटियर एआई को अत्यधिक सक्षम फाउंडेशन जनरेटर एआई मॉडल के रूप में परिभाषित किया गया है, जो मांग पर टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो अथवा वीडियो जैसे यथार्थवादी तथा ठोस आउटपुट उत्पन्न कर सकता है। बैलेचली पार्क घोषणा सीमांत एआई जोखिमों से निपटने पर पहला वैश्विक समझौता है। साथ ही दुनिया के प्रमुख एआई अभिकर्ताओं के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक सहमति एवं प्रतिबद्धता को दर्शाता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में विदेशी निवेशकों द्वारा दूसरे देश की उत्पादक संपत्तियों में सीधे निवेश करना शामिल है। 2. विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई का तात्पर्य किसी दूसरे देश में जारी वित्तीय संपत्तियों में किए गए निवेश से है। 3. वित्त मंत्रालय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआई व्यवस्था को नियंत्रित करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में विदेशी निवेशकों द्वारा सीधे दूसरे देश की उत्पादक संपत्तियों में निवेश किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। इसके विपरीत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में एक अलग देश में स्थित संस्थाओं के स्टॉक एंड बॉन्ड जैसे वित्तीय संपत्तियों में निवेश करना शामिल है, अतः कथन 2 सही है। सेबी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआई व्यवस्था को नियंत्रित करता है, जो भारत में विदेशी निवेश के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है। यह देश में विदेशी निवेश को सुव्यवस्थित करते हुए विदेशी संस्थागत निवेशक तथा योग्य विदेशी निवेशक जैसे पिछले तरीकों में सामंजस्य स्थापित करता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जीडीपी एक विशिष्ट समय अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य होता है। 2. भारत वर्तमान में नाममात्र के संदर्भ में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 3. विश्व बैंक ने भारत को उच्च माध्यम आय वाले देशों के क्लब में रखा था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य होता है। समग्र घरेलू उत्पादन की व्यापक माप के रूप में यह किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य के व्यापक स्कोर कार्ड के रूप में कार्य करता है, अतः कथन 1 सही है। भारत वर्तमान में अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद नाममात्र के मामले में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत वर्ष 2027 तक $5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और वर्ष 2030 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, अतः कथन 2 सही नहीं है।
वर्ष 2006 तक विश्व बैंक ने भारत को कम आय वाले देशों की श्रेणी में रखा था। वर्ष 2007 में भारत निम्न मध्यम आय वाले देश की श्रेणी में पहुंच गया और तब से देश इसी श्रेणी में है। वर्ष 2022 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी $2390 थी, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक अल्कोहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. औद्योगिक अल्कोहल में उच्च मात्रा में मेथनॉल जैसे संयोजक होते हैं जो इसे विषाक्त बनाते हैं। 2. उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1951 केंद्र सरकार को औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मादक पेय पदार्थों के विपरीत औद्योगिक अल्कोहल मानव उपभोग के लिए नहीं है। इसका अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, कीटाणुनाशक, रसायन और यहाँ तक कि जैव ईंधन का निर्माण भी शामिल है। अतः कथन 1 सही है। समवर्ती सूची राज्यों और केंद्र दोनों को उद्योगों पर कानून बनाने की अनुमति देती है, इस शर्त के साथ कि राज्य के कानून केंद्रीय कानूनों का खंडन नहीं कर सकते। औद्योगिक अल्कोहल उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1951 के अंतर्गत आता है, जो इसे विनियमन की वस्तु के रूप में सूचीबद्ध करता है। संसद का यह अधिनियम केंद्र सरकार को औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, अहोबिलम मंदिर परिसर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व में स्थित है। 2. इसमें नल्लामाला वन के भीतर स्थित भगवान नरसिम्हा के 9 मंदिर हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित अहोबिलम मंदिर परिसर में आगंतुकों पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, अतः कथन 1 सही है। चीथल बेस कैंप में प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध, संभावित मानव पशु संघर्ष के कारण रात भर रुकने एवं मंदिर में पशु बलि पर प्रतिबंध शामिल है। इसके निकटवर्ती नल्लामाला वन क्षेत्र में रेड सैंडर्स, तेंदुओं एवं हिरणों तथा बाघ आदि निवास करते हैं। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार गठित अहोबिलम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट दुर्लभ वनस्पतियों एवं जीवों की देखरेख व संरक्षण करता है। अहोबिलम मंदिर परिसर में नल्लामाला वन के भीतर स्थित भगवान नरसिम्हा के 9 मंदिर हैं। 9 तीर्थ स्थलों के अतिरिक्त पहाड़ की तलहटी में प्रहलाद वर्धावर्धन का एक मंदिर भी शामिल है, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। समाचारों में 2 स्टेट सॉल्यूशन शब्द का उल्लेख किस देश से संबंधित मामलों के संदर्भ में किया जाता है? ए चीन, बी इजराइल, सी इराक, डी यमन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।